दीपक जी, सबसे पहले मुझे दुख हुआ और अफसोस भी हुआ जो हमारे भाजपा के साथी ने अभी कुछ बातें बोली, और वो मुझे उम्मीद थी कि आज कम से कम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, लेकिन सुन के बहुत अफसोस हुआ कि आज भी ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। खैर, उन्हें मुबारक। जहां तक रही बात आपदा प्रबंधन की, गलत बात, गलत बात, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कही हमने, किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स की बात नहीं कही है। ब्लेम किया, मैंने बताया, एक सुन ले, मैंने मुख्यमंत्री बहुगुणा जी को भी कहा है, आप सुन ले प्लीज, उनसे मिला भी हूँ, पहले भी जानता भी हूँ, मुझे जानते हैं। आप गलत बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आपने कहा कि सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। कौन है हिंदुस्तान में जिसकी भी सरकार हो ऐसे आपदा में खामोश बैठेगा? कदापि नहीं कहा कि सरकार कहा है। अरे आपने कहा है, अखिलेश प्रताप सिंह निकाल के देख लीजिए। अखिलेश प्रताप सिंह मिसाइल को लखनऊ से भोपाल की तरफ दागने में माहिर है। मैं नहीं चाहता कि आप डॉक्टर अनिल जैन के पॉलिटिकल सवालों का जवाब दें। आप प्रफुल्ल बख्शी जी के सवाल का जवाब दें, जो उन्होंने बेसिक सवाल उठाया है कि हम आग लगने पर कुआं खोदते हैं। सवाल है क्यों, क्या किया आजादी के 60 साल के बाद हमने, जब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है। दीपक जी, सुनामी का और इंसेफ्लाइटिस का और तमाम चीजों का डिजास्टर मैनेजमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है। ये जो पहाड़ के डिजास्टर मैनेजमेंट की बात है, ये सबसे ज्यादा टफ होता है, और इसमें सिर्फ एक तरफा चीजें नहीं होनी चाहिए, एक तरफा जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। टफ ही होता है। नहीं, जो उसके बाद सुविधा जवाब देते हैं, जो फिर आप सुनेंगे नहीं। आप दीपक जी, प्लेन्स में अगर यही बात आई होती तो रोड से बहुत से सुविधा पहुंचती, लोग पहुंचते। ये बताने की आवश्यकता क्या है, ये तो सबको पता है ये बात। जल से नहीं, हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं, उससे इसको कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है हिल्स की डिजास्टर को लेकर के। ठीक है, आज जो हमारी कैजुअलिटी, प्राकृतिक आपदा को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? एक सवाल पूछ रहा हूं, मिनिमाइज देखिए दीपक, सिर्फ एक सवाल जी पूछें। सिर्फ एक सवाल यह है कि 1996 का साइक्लोन मैंने देखा, 2000 का भुज का अर्थक्वेक मैंने अपनी आंखों से देखा, 2004 की सुनामी अपनी आंखों से देखी। जितनी नेचुरल बड़ी कैलामिटीज हुई है, मैंने खुद जाकर वहां पे कवर किया है, और हर बार प्रशासनिक लोगों से यही जवाब सुना है कि आपदा का सामना हम कैसे कर सकते हैं। सवाल ये, फिर प्रशासन किस लिए है? अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तब आपके लिए कोई चैलेंजेस और परिस्थितियां विकट नहीं होती है। लेकिन सवाल यह है कि असली परीक्षा उस वक्त खड़ी होती है किसी सरकार या इंसान के सामने, जब संकट सामने होता है। संकट की घड़ी में आपने क्या किया अखिलेश जी, यही याद रखा जाता है। दीपक जी, हर जगह का अखिलेश जी ये बताइए, मिलिट्री को कब काम दिया गया? आप सारे मिलिट्री को कब डिप्यूट किया? मिलिट्री को डिप्यूट करने में कितने दिन लगे? इमीडिएटली डिप्यूट हुई थी मिलिट्री, इमीडिएटली डिप्यूट हुई थी मिलिट्री। इमीडिएट नहीं जुटी है, विद इन आवर हुई। इमीडिएट का मतलब 3 दिन। अरे इमीडिएट का मतलब 3 दिन नहीं, वो सेम डे। किस तारीख को मिलिट्री ने किस तारीख को चार्ज लिया? नहीं, खैर सेम डे मिलिट्री गई। तो जानकारी नहीं है उसकी आप देश नहीं, हमें जानकारी है, यहीं लखनऊ से सेंट्रल कमांड में वो आता है, हमें जानकारी है। ये आप कह सकते हैं कि फोर्सेज की जो कुमुक बढ़ाई गई वो धीरे धीरे ज्यादा गई, लेकिन क्योंकि लोगों को इतना अंदाजा नहीं था कि इतना लार्ज स्केल पे ये दुर्घटनाएं हुई हैं। जब पूरा सर्वे हो गया, आर्मी ने देखा, उसके बाद और वो बढ़ाते गए अपनी जरूरत के मुताबिक। ये आप ना बताएं हमें पता है यहाँ पे कितनी मिलिट्री पहले दिन गई, बाद में कितनी दे गई। देखिए, मैं दीपक जी वही कह रहा हूं कि हम यहाँ पे मात प्रकृति से भी खा रहे हैं। उस दुर्घटना के बाद भी अभी भी हम प्रकृति से ही मात खा रहे हैं। जो सुविधा हम जितनी त्वरित गति से पहुंचा सकते हैं, वो आज सिर्फ इसलिए नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि जो कुछ है, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे आदमी को रेस्क्यू करना हो, वो सब वायु मार्ग से है। जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं वो सुरक्षित रहे, उनको भी भोजन पहुंचाना है। जो पहाड़ों पे माना सब कुछ किया आपने, माना सब कुछ किया। अखिलेश जी सुन तो लीजिए, माना आपने सब कुछ किया, मैं आपकी हर बात से एग्री करता हूं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो न केवल घटना के चश्मदीद हैं, बल्कि उन्होंने
घंटों नहीं दिनों इस दर्द को भुगता है कि प्रशासन वहां क्या कर रहा था। सबसे पहले मैं चलूंगा बिहार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अश्विनी चौबे के बात सही कह रहे हैं दीपक जी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पूरा कटाव था, कोई सूचना नहीं मिल रही थी। बात आपकी सही है, आइडेंटिफाई करना, जाना, पहुंचना, तो कट ऑफ तो होगा, कम्युनिकेशन सबसे पहले हटेगा, लाइट सबसे पहले जाएगी। सवाल यह है कि ऐसे में प्लान बी क्या है? सरकारें इसी के लिए बनती है। दीपक जी, अखिलेश जी, आप अपने मुख्यमंत्री से पूछिए, आगे 3 दिन जो 24 तारीख तक का फिर से आ रहा है, इनका क्या प्लान है? अभी मुख्यमंत्री जी इस प्लान को भी चॉकआउट नहीं कर पाए हैं कि अभी दोबारा जब बारिश आने वाली है तो 3 दिन में क्या करने वाले हैं? 1 मिनट, 10 से 15 दिन लगेंगे। वो अभी दीपक जी ने बात कही है और आप फिर उसी मुद्दे पे आ रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो लोग जहां हैं उनको पहले हम सुरक्षित रखें, क्योंकि धीरे धीरे लोग निकल पाएंगे, उनको खाद्य सामग्री, उनको रुकने का व्यवस्था ठीक ठाक हो सके, सड़कें बन रही है और एयरलिफ्ट गिनाया तो उन्होंने बताया तो, लेकिन आपको वो चीजें सुननी नहीं है, आपको पॉलिटिक्स करनी है। नहीं, सुन ली ये समय नहीं है, बाद में कर लेना, अरिजीत चौबे को भी सुन लेते हैं, अरिजीत चौबे को भी सुन लेते हैं। अरिजीत जी, क्या आप भी अपने पिताजी के साथ थे और क्या आंखों देखी आप हम बता सकते हैं क्या जिस तरह के इंतजामात की बात कही जा रही है क्या थे केदारनाथ में? मैं दीपक जी कहना चाहूंगा कि भूपेंद्र जी दूसरे चश्मजीत है, अरिजीत के साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, अरिजीत के साथ बाद में चलेंगे। भूपेंद्र, माफ कीजिएगा, आपके साथ क्या हुआ था? जी, शनिवार को हम जब केदारनाथ से दर्शन करके उतर रहे थे, अचानक जो है एकदम से वायुमंडल में बड़ा परिवर्तन देखा और जहां भी कहीं घाटियों से बादल उठने लगे थे और शाम को बस घबराहट की स्थिति थी और वहां पर कहीं भी केदारनाथ में हमें रुकने के लिए कोई भी लॉज में जगह नहीं थी। मतलब इतनी ज्यादा क्राउड थी तो ये विकल्प नहीं था हमारे पास कि वहां रुक सकें, इसलिए हम लोग नीचे उतरे हैं। रामबाड़ा में घोड़े पर थे, मेरे 2 बच्चे भी थे साथ में, मेरे 5.5 साल का, 8.5 साल का, मेरी पत्नी मेरे साथ थी विवाह, और रास्ते में मेरा बेटा घोड़े से गिर गया और वहां अंधेरा हो गया था। रामबाड़ा में रुकना चाहते थे लेकिन वहां पर एक जो खच्चर चलाने वाला आदमी था उसने बोला इन पहाड़ों का जो मंजर देख रहे हैं 40 साल मैंने कभी नहीं देखा, यहाँ मत रुको और चलो किसी तरह। हमने यही सोच करके कि अब यहाँ लगता है ठंड में मर जाएंगे, इतनी ठंड थी और इतना बरसात हो रही थी, हम एक एक करके जो है किसी भी तरीके हाथ पकड़ के चारों का चलना शुरू किया और पूरा हम 7.5 किलोमीटर रात में चलते हुए 10:30 11 बजे के बीच में गौरीकुंड पहुंचे हैं। वहां पर भी कोई कमरा नहीं था, पूरा सारी लॉजेस पूरी बंद थी, खचाखच भरी हुई थी, कहीं कोई जगह नहीं थी, बच्चे बुरी तरह थक चुके थे और उसी भीगे अवस्था में मेरा छोटा बेटा सो गया था। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा है, कुछ अजीब सी स्थिति लग रही है, यहाँ रुक नहीं पाए, किसी तरह जो है नीचे और नीचे चला जाए, यहाँ से निकल लिया जाए क्योंकि रुकने की कोई जगह नहीं है। हमने एक लास्ट में एक बस से लिफ्ट मांगी, वो अंतिम बस थी जिससे हम लोग निकले थे वहां पर, और उसने भी कहा कि आप लोग भीगे हैं, केवल खड़े रहेंगे। हम लोग निकले हैं और चेक पोस्ट तक पहुंच पाए हैं। वहीं पर बीच में रुकी हुई जो बसें थी वहीं पर उसी समय करीब 11 बजे के आसपास सही पत्थर ऊपर से बसों के ऊपर जो व्हीकल थे गिरना शुरू हो गए थे। घबराहट हो गई, एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ से लैंड स्लाइडिंग शुरू हो गई थी। किसी तरह चेक पोस्ट तक पहुंचे हैं और वहां हमारी गाड़ी थी और हमने ये सोचा कि किसी तरह यहाँ से एरिया से निकल जाएं। रामपुर तक हम पहुंचे हैं, उसके 1 किलोमीटर आगे जैसे ही पहुंचे हमारी गाड़ी के ऊपर लैंड स्लाइडिंग शुरू हो गया, पत्थर शीशे टूट गए। किसी तरह से गाड़ी मोड़ करके वापस आए 1 किलोमीटर और वहां पर आकर के बाकी गाड़ियों को हमने रोकना शुरू किया कि आगे भयानक लैंड स्लाइडिंग है जो दिखा था, और पूरी रात वहां हमने गुजारी सड़क पर। सभी व्हीकल जितने थे, करीब हमारे पीछे 3-4 हजार व्हीकल थे। सुबह तक इतनी तेज बारिश थी, सामने की तरफ जो बड़ा पहाड़ था वो लैंडस्लाइड होकर के पूरा जो बहती हुई तेज नदी थी, नदी की धारा में बह करके पूरा नीचे बह गया। इतनी भयानक आवाज थी, एकदम ऐसा मंजर था कि जहां भी पानी था वहीं से बादल नीचे से उठ रहे थे। पूरे अजीब तरह का एनवायरमेंट हो गया था, कहीं कुछ सूझ नहीं रहा था। सभी लोग गाड़ियों में ही बैठे थे, लैंडस्लाइड जहां भी जो था लैंडस्लाइड हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस अंतिम समय आ गया है। सूचना मिली कि गौरीकुंड बह गया है पूरी तरह। जो लोग वहां से बच के खच्चर वाले आए थे, पहाड़ियों पर चढ़ करके बोले कि गौरीकुंड पूरा बह गया है, रामबाग में कुछ नहीं बचा है।
केदारनाथ में कुछ नहीं बचा है, कुछ लोग पहाड़ियों पर चढ़कर बच के आए थे। पर ऐसा मंजर था कि बस चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। हम लोग, हमारे बच्चे की स्थिति भी थी, हम लोग को सूझ नहीं रहा था क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बस ये था कि सड़क पर थे, एक हमारी दोनों तरफ भी लैंडस्लाइड हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि लैंडस्लाइड हुआ तो ये गाड़ियां बसें भी सब खाई में जाएंगी। जहां तेज उफनती हुई नदी थी, वहीं पर लैंडको कंपनी थी, उसके 2 पावर हाउस जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस 38 मेगावाट के लग रहे थे, उनके जो बड़े बड़े बुलडोजर जो काम कर रहे थे वो भी बह गए। वहां करीब उनके 90 लोग थे, उनमें से भी काफी लापता थे। जितने यात्री थे सोनप्रयाग तक, आधा मार्केट जितनी लॉजेस थी पूरी बह गई। मतलब ऐसा मंजर था कि कोई बचा ही नहीं है। बिरला गेस्ट हाउस था, पुराना अंग्रेजों के समय का बना हुआ ब्रिज था, कुछ नहीं बचा। मेरा अनुमान है, जो हम लोग का अनुमान था, जितने यात्री थे कम से कम वहां 20-25 हजार लोग मारे गए हैं, क्योंकि बचने वालों का कोई सुराग नहीं मिला है। जो बस हमारे साथ थी 60 लोग उसके लापता थे। उससे पीछे आगरा से चला हुआ जत्था था, उसमें केवल एक लड़की 15 साल की बची। सारे लोग उसमें उसकी आंखों के सामने चले गए। जो बच के आए किसी तरह पहाड़ी की तरफ समझ सकते हैं, ऐसा मंजर था। खाने की जी आपका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपके आंकड़ों को इसलिए वेरीफाई नहीं करूंगा क्योंकि इसकी कोई भी सरकारी सूचना हमारे पास नहीं है, क्योंकि नंबर्स को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम इस पर किसी भी तरह का कोई कयास नहीं लगाना चाहते। लेकिन अरिजीत चौबे के पास में चलूंगा। अरिजीत जी, क्या आप भी अपने पिताजी के साथ मौजूद थे और किस तरह से झेला उन 4 दिनों को आपने? हाँ, मैं अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर मौजूद था। पूरे 15 लोग थे परिवार के। और मैं ये बताना चाहूंगा पहले तो आपको कि अभी जो आप बोल रहे थे सरकारी आंकड़ों की आप बात कर रहे थे, मैं उस पर पहले प्रश्न इसलिए कर रहा हूं कि ये तो पूरी सरकार ने कभी व्यवस्था ही नहीं की है पूरे 4 धाम के लिए कि यहाँ पर कितने विजिटर्स आ रहे हैं। इनका कोई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नहीं है, इनके पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है कि कितने यहाँ पर विजिटर्स यात्री जो हैं वो ऊपर में पूजा के लिए जा रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अभी अखिलेश जी बता रहे थे कि यहाँ पर जो है हमारे पास पूर्ण व्यवस्था हम लोगों ने ये करके रखा है और इसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। शायद उनको जानकारी नहीं है कि ये मैं पहला व्यक्ति होऊंगा, आप मेरा मोबाइल डिटेल्स, कॉल डिटेल्स निकाल सकते हैं, जिसने केंद्र सरकार से लेकर के और अपनी सरकार बिहार सरकार में जो को वहां एसडीएम डेप्यूटेड थे, उनको पर्सनली मंदिर के अंदर से 16 तारीख को रात्रि में 9 बजे दूरभाष पर सारी सूचनाएं दी हैं कि लगता है अरिजीत से हमारे साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। मिलिट्री कहां था? अरिजीत, एक बार फिर से रिपीट करिए कि आपने किन किन लोगों से मदद की गुहार लगाई थी मंदिर के अंदर से उस रात? उस दिन मंदिर से मैंने अपने दूरभाष से जो उत्तराखंड सरकार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम रुद्रप्रयाग हैं, उसके बाद उत्तराखंड सरकार के जो वहां पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनको भी सूचना दी गई और केंद्र में जो गृह सचिव हैं उनको सूचना दी गई। प्राइवेट सेक्रेटरी जो मंत्री जी के थे, पिताजी के, उनके माध्यम से करीबन 20 अधिकारियों को सूचित किया गया रात के 9 से 9:30 बजे के बीच में, जब हम लोग मंदिर के अंदर फंसे हुए थे। हमारा जो बगल में सहारा गेस्ट हाउस गिर गया था, उसमें से किसी तरह पूरे परिवार को निकाल करके हम लोग मंदिर में प्रवेश किए थे, जो कि जस्ट 20 मीटर की दूरी पर था मंदिर से। और उसके बाद अगर ये बताया जाता है कि हमने त्वरित कार्रवाई की है, तो फिर हम लोग 18 तारीख के 3 बजे तक क्या कर रहे थे मंदिर के अंदर। और 18 तारीख को अगर मौसम, सुबह से आप वेदर रिपोर्ट निकलवाइए और देखिए कि उस दिन 5 बजे सुबह से सनशाइन क्यों नहीं हो रहा था, अगर तो क्यों नहीं कोई भी रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच पाई थी, क्यों वहां पर रेस्क्यू टीम 2 बजे पहुंची थी और लोग त्राहिमाम कर रहे थे। जो 800 लोग मंदिर के गर्भगृह में पहले से फंसे हुए थे, उसमें से 17 तारीख को सुबह में 8:30 बजे जो पानी जल प्रवाह जो हुआ अंदर प्रवेश किया, उसमें लगभग 400 लोग जो है वो बह गए। हम लोग 150-200 लोग अंदर केवल बचे रह गए और मलबे 6 फीट के मलबे पर, जिसमें अधिकांशतः 250 से 300 लाशें अंदर में हैं, उसके ऊपर हम लोग बैठ करके रात भर 3 दिन गुजारे हैं। तो इस पर ये क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं इस सवाल को लूंगा, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी जी जुड़ गए हैं। अनिल,
कब आ रहे हैं मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी और उनका क्या कार्यक्रम है? नरेंद्र मोदी जी लैंड कर गए हैं और एयरपोर्ट से बाहर निकल गए हैं और देहरादून में पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। उनका क्या कार्यक्रम है आगे? कल वो कहाँ जाने वाले हैं? नहीं, देखिए, उनका भी हमको जो पूरा कार्यक्रम है वो मिल नहीं पाया अभी तक, लेकिन ये जरूर है कि वो कुछ प्रभावित इलाकों का